हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नीट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2021-22 के लिए शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट से यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड से और शोध अभिवृत्ति से ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है यूजीसी नीट फर्स्ट पेपर एग्जाम 2021-22 प्रैक्टिस सेट करके, इस तरीके से आपकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे वीडियो आप देख सकते हैं जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और बात कर लें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, तो क्वेश्चन का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहेगा, यानी इजी और मॉडरेट के बीच में ही रहेगा। बहुत टफ क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए, पेपर में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से जो 1 या 2 लाइन में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो 1 से 2 लाइन में दिए होते हैं और उसके 4 विकल्प होते हैं। सारे क्वेश्चन जो है कथन, निष्कर्ष या मैचिंग वाले नहीं होते। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट के बीच में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी शिफ्ट में जो है 5 के 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से दिए गए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के तो वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट के बीच में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जो पिछली वीडियो मैंने आप सभी को प्रोवाइड की है प्रैक्टिस सेट की पार्ट 1 और पार्ट 2, वो आप सभी को पसंद भी आई होगी और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और उसी प्रकार से हम आज के इस वीडियो को कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा और सभी क्वेश्चन के जवाब देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं है क्वेश्चन के। तो उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोग जो है सारे क्वेश्चन का सही आंसर बता पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि एक थीसिस यानी कि शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं कहाँ पर, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर परिशिष्ट में, बी ऑप्शन है एक तथ्य में, सी ऑप्शन है अंतिम अध्याय में और डी ऑप्शन है मूल पाठ में ही। तो सही आंसर क्या है, आप सभी को जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करेंगे तो आपको समय मिलेगा इस प्रकार से कि आप क्वेश्चन को अच्छे से इत्मीनान से समझ सकते हैं और सभी विकल्पों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद से वीडियो को प्ले करके फिर से आप कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूल पाठ में ही। एक थीसिस यानी कि शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं कहाँ रहती हैं, तो मूल पाठ में ही जो ये रहती हैं, इसे आपको याद रखना है। तो अगर ऑप्शन डी आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि शोध प्रबंध कथन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एक लाइन में ही है। तो आई होप कि आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शोध प्रबंध कथन है, एक प्रेक्षण है, एक अलग अध्याय में और दृढ़ कथन है और डी ऑप्शन है विचार विमर्श है। तो शोध प्रबंध कथन क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका दृढ़ कथन है। शोध प्रबंध कथन क्या है, दृढ़ कथन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं की पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया कि सकारात्मक चिंतन फलक के द्वारा, बी ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन फलक के द्वारा, सी ऑप्शन है प्राकृतिक चिंतन फलक के द्वारा, डी ऑप्शन है विवेचनात्मक चिंतन फलक के द्वारा। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर विवेचनात्मक चिंतन फलक के रूप में मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं, इसकी पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जा सकती है, तो विवेचनात्मक चिंतन फलक के रूप में इसका जो है यहाँ पर इसकी पहचान की जा सकती है। इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम तेजी के साथ कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कराएं ताकि अब कम समय में इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि अभी आपको और भी बहुत सारे
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने होंगे, रिवाइज करने होंगे। तो आप प्रैक्टिस जो है कम समय में करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है इन चारों में से कौन सी है? पहला है संकल्पनात्मक, बी है क्रियात्मक, सी है मौलिक, डी ऑप्शन है अनुभविक। तो चारों में से सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर तात्कालिक उपयोग में, यानी कि तुरंत आप इस्तेमाल मतलब करना है आपको, तो किस अनुसंधान धारा या विधि का इस्तेमाल करें? क्रियात्मक अनुसंधान का। तो यहाँ पर आपको ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर तुरंत किसी समस्या का आपको हल चाहिए तो उस स्थिति में आप एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। क्रियापरक शोध में, बी ऑप्शन है अनुप्रयुक्त शोध में, सी ऑप्शन है दार्शनिक शोध में, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक शोध में। तो आपको बताना है कि मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अनुप्रयुक्त शोध में जो है यहाँ पर मौलिक शोध सिद्धांतों का जो है उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा क्या है? राइट आंसर। और उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन का आप आंसर सही सही कमेंट बॉक्स में देते जा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नमूना या सैंपल लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है? इन चारों में से पूछा जा रहा है। पहला है कि नमूने के आकार में कमी, बी ऑप्शन है नमूने के आकार में वृद्धि, सी ऑप्शन है यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया, और डी ऑप्शन है यहाँ पर विश्लेषण की प्रक्रिया। तो आपको बताना है कि नमूना या सैंपल लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नमूने के आकार में अगर वृद्धि होती जाती है तब यहाँ पर जो है आपकी गलती होने के चांसेस भी घटने चालू हो जाते हैं या घटती जाती हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि नमूना या सैंपल लेने में गलती इन चारों विकल्पों में से किसके साथ घटती जाती है? जब नमूने का आकार बड़ा होता जाता है तब चांसेस होता है कि आप नमूना गलत ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्टिहेन स्कूल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? इन चारों में से आपको बताना है। पहला यहाँ पर कि जर्मन समाज विज्ञानी ने, बी ऑप्शन है अमेरिकी दार्शनिक ने, सी ऑप्शन है ब्रिटिश अकादमिक विद्वान ने, और डी ऑप्शन है इतालवी राजनीतिक विश्लेषक ने। चारों में से सही आंसर क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए, राइट आंसर फिर उसके बाद से कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मन समाज विज्ञानी ने। वर्टिहेन स्कूल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग को इन चारों विकल्पों में से किसने लोकप्रिय किया था? तो जर्मन समाज विज्ञानी ने जो है इसे लोकप्रिय बनाया था, इसे आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इन चारों में से आपको बताना है। पहला है निर्वाचन या व्याख्या, बी ऑप्शन है सिद्धांतीकरण, सी ऑप्शन है संकल्पना, डी ऑप्शन है बेतरतीब ग्रहण यानी कि यादृच्छिकीकरण। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग इन चारों विकल्पों में से किसके लिए किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बेतरतीब ग्रहण यानी कि यादृच्छिकीकरण। यानी कि यहाँ पर नमूना यानी लॉटरी, आप रैंडम सिलेक्शन करें। लॉटरी में कैसे टिकट किसी का निकलता है, मतलब सभी का नहीं निकलता है, तो उसमें किस्मत होती है, किसी का लॉटरी लग जाता है, सभी का नहीं लगता है। तो यहाँ पर लॉटरी पद्धति का उपयोग इन चारों विकल्पों में से किसके लिए किया जाता है? तो बेतरतीब ग्रहण यानी कि यादृच्छिकीकरण के लिए किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि अगर आप एक वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं तो उसमें जो आप क्रिया करेंगे यानी क्रमिक जो संक्रियाएं होंगी, कौन सा विकल्प इसमें से हो सकता है, वही आपको बताना है। पहला है यहाँ पर सह विचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण और सामान्यीकरण सिद्धांतीकरण, बी ऑप्शन है सामान्यीकरण और सह विचरण सिद्धांतीकरण भ्रामक संबंधों का बहिष्करण
और उसके बाद से सी ऑप्शन है सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण और सहविचरण। डी ऑप्शन है भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण और सहविचरण। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है कि वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं क्या हो सकती हैं इन चारों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले की सह विचरण हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से भ्रामक संबंधों का बहिष्करण आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक शोध जब आप करते हैं तो उसमें आप संभावनाओं या जो आपके भ्रामक चीज़ें बताई जाती हैं उस पर आप बिलीव नहीं करेंगे जब तक आपको कोई वैज्ञानिक पुष्टि या तथ्य नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, फिर उसका सामान्यीकरण, फिर उसके बाद से जो है आप क्या करते हैं एक सिद्धांतीकरण यानी सिद्धांत बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वैज्ञानिक शोध की क्रमिक संक्रियाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें से पूछा जा रहा है कि एक कार्यशाला होती है, तो आपको इन चारों में से बताना है कि एक कार्यशाला क्या होती है। पहला जो ऑप्शन है कि किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन होता है, बी ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक होता है, सी ऑप्शन है किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं, और डी ऑप्शन है कि एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। तो एक कार्यशाला क्या होती है, इसी का जवाब इन चारों में से आपको देना था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस पे बल दिया जाता है, समस्या के समाधान पे, और इसके साथ ही साथ कौशल या तकनीक विकास पर बल दिया जाता है कार्यशाला के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कार्यकारी प्रकल्पना होती है, क्या होती है इन चारों में से आपको बताना है। पहला है कि किसी तर्क के लिए प्रमाणित प्रकल्पना, बी ऑप्शन है परीक्षण अपेक्षित न हो, सी ऑप्शन है आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य प्रकल्पना, और डी ऑप्शन है एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आप सभी को देना है कि कार्यकारी प्रकल्पना होती है। इन चारों में से क्या होती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य प्रकल्पना जो है कार्यकारी प्रकल्पना होती है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोध पत्र होता है, क्या होता है इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है, बी ऑप्शन है लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है, और सी ऑप्शन है समकक्षी पुनः रिचित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, और डी ऑप्शन है एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो एक शोध पत्र क्या होता है, इन चारों में से ही आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। किसमें, एक शोध पत्र में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श, बी ऑप्शन है स्तरबद्ध प्रतिदर्श, और उसके बाद से यहाँ पर सी ऑप्शन है कोटा प्रतिदर्श, डी ऑप्शन है समूह प्रतिदर्श। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कोटा प्रतिदर्श। निम्नलिखित प्रतिदर्श या इन चारों प्रतिदर्श प्रणालियों में से यानी नमूना चयन प्रणालियों में से, ठीक है, कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है उसे ही आपको बताना है। तो कोटा प्रतिदर्श जो है यानी कि कोटा मेथड्स जो है आपका नमूना कलेक्ट करने का, ये जो है आपका संभाव्यता पर आधारित नहीं है, इसे आपको याद रखना। बाकी सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श या स्तरबद्ध प्रतिदर्श या समूह प्रतिदर्श, ये सभी जो है प्रतिदर्श प्रणालियों में से संभाव्यता पर आधारित है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि आधारित नहीं है, तो कोटा प्रतिदर्श जो है आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है। इन चारों में से आपको बताना है।
पहला जो ऑप्शन है संपादकों को बताए बगैर एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। बी ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। सी ऑप्शन है किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा को व्यवस्थित करना। और डी ऑप्शन है शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को उससे कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना भले ही उस सहयोगी ने शोध पत्र में कोई बड़ा योगदान न दिया हो। तो सही आंसर क्या है आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोध नैतिकता श्रेणी से ये वाला ऑप्शन जो है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शोध के चरणों का सही क्रम पहचानिए, इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है विषय का चयन, शोध का स्टेप यानी रिसर्च जब हम करते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसको, तो वह स्टेप कौन सा है मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था इससे पहले, प्रैक्टिस सेट आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से मैंने पार्ट 2 में आई थिंक मैंने उसमें बताया था कि रिसर्च के स्टेप क्या है। तो देखिए इसमें पहला जो दिया गया विषय का चयन, साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। बी ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा, विषय का चयन, आंकड़ा चयन, निष्कर्ष की व्याख्या। और सी ऑप्शन है विषय का चयन, आंकड़ा चयन, साहित्य समीक्षा, निष्कर्ष की व्याख्या। डी ऑप्शन है विषय का चयन, साहित्यिक समीक्षा, निष्कर्ष की व्याख्या और आंकड़ा चयन। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विषय का चयन। सबसे तो पहले अगर आपको रिसर्च करना है तो विषय यानी कि टॉपिक, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, उसका चयन। फिर साहित्य की समीक्षा यानी जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, उसकी समीक्षा। आंकड़ा का चयन यानी आंकड़ों को किस प्रकार से आप कलेक्ट करने वाले, आंकड़ों का चयन यहाँ पर। फिर उसके बाद निष्कर्ष की व्याख्या यानी जो आपको निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसका आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, व्याख्या। तो ये क्रम इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शोध के चरणों का सही क्रम हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विसंरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है, इन चारों में से बताना है। पहला है मौलिक विज्ञान में, सी ऑप्शन है समाज विज्ञान में, और बी ऑप्शन है यहाँ पर अनुप्रयुक्त विज्ञान में, डी ऑप्शन है साहित्य में। सी वाला ऑप्शन ऊपर टाइप हो गया है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विसंरचना। इन चारों विकल्पों में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है, तो साहित्य में। ठीक है, याद रखिएगा आप, साहित्य में जो है विसंरचना जो है शोध की एक लोकप्रिय विधि है, इसे आपको याद रखना। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र चर या आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले चरों को क्या कहते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। पहला पूर्ववर्ती चर कहते हैं, सी ऑप्शन ऊपर टाइप है, प्रॉक्स सूचक चर बोलते हैं। बी ऑप्शन है पश्चवर्ती चर बोलते हैं। डी ऑप्शन है नियंत्रण चर बोलते हैं। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण चर उसे बोला जाता है। स्वतंत्र चर या आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले जो चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नियंत्रण चर, उसे याद रख लेना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी असंभाव्यता प्रतिचयन की एक विधि है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला जो है यहाँ पर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, बी ऑप्शन है स्तरीकृत प्रतिचयन, सी ऑप्शन है गुच्छ प्रतिचयन, डी ऑप्शन है यहाँ पर कोटा प्रतिचयन। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी असंभाव्यता प्रतिचयन की एक विधि है, उसे ही आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कोटा प्रतिचयन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों विकल्पों में से असंभाव्यता प्रतिचयन की जो विधि है वो कोटा प्रतिचयन है, इसे याद रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि कम्युनिटी समीपवर्ती प्रसरणता की तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कम्युनिटी या समीपवर्ती प्रसरणता की तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इन चारों में से।
पहला ऑप्शन है कि यूनिवेरिएट एनालिसिस, बी ऑप्शन है फैक्टर एनालिसिस, और उसके बाद से डी ऑप्शन है स्वोट एनालिसिस, और सी ऑप्शन नीचे यहाँ पर केस स्टडी। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कम्युनिटी या समीपवर्ती प्रसारता की तकनीक इन चारों विकल्पों में से किससे संबंधित है, तो फैक्टर एनालिसिस से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिदर्श या सैंपलिंग लेने में गलती घटती है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर कराया था, लग रहा है क्वेश्चन रीटाइप हो गया है, तो इसका आंसर आई होप कि आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर ये क्वेश्चन अभी कराया है तो ये रीटाइप हो गया है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि प्रतिदर्श सैंपलिंग लेने में गलती घटती है इन चारों में से किस में। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अप्रचलित सांख्यिकी कहलाती है इन चारों विकल्पों में से क्या कहलाती है। पहला है सामान्यता वितरण, बी ऑप्शन है वितरण मुक्त सांख्यिकी, सी ऑप्शन है विवरणात्मक सांख्यिकी, और डी ऑप्शन है सूत्र मुक्त सांख्यिकी। तो अप्रचलित सांख्यिकी क्या कहलाती है इन चारों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वितरण मुक्त सांख्यिकी। यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया है विवरणात्मक और वितरण मुक्त में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अप्रचलित सांख्यिकी क्या कहलाती है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या है वितरण मुक्त सांख्यिकी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान की कौन सी विधि कारण से स्थापित करती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि अनुसंधान की कौन सी विधि कारण एवं प्रभाव संबंधों को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ है, क्वेश्चन को पूरा आप सुन लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या कि अनुसंधान की कौन सी विधि कारण एवं प्रभाव संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिस हुआ है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आपका हो जाएगा कारण के बाद एवं प्रभाव, फिर उसके बाद से आपका होगा संबंधों को दृढ़ता, और उसके बाद से आपका हो जाएगा से, यहाँ पर दृढ़ता से स्थापित करती है। तो अनुसंधान की कौन सी विधि कारण एवं प्रभाव संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। पहला है सहसंबंधात्मक अनुसंधान, बी ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान, सी ऑप्शन है प्रयोगात्मक अनुसंधान, और डी ऑप्शन है अनुरूप अनुसंधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अनुसंधान की कौन सी विधि कारण एवं प्रभाव संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान जो है यहाँ पर कारण एवं प्रभावों को जो है प्रभावों के संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता से संबंधित नहीं है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है चतुर्थक विचलन, बी ऑप्शन है मध्यमान विचलन, सी ऑप्शन है प्रामाणिक विचलन, और डी ऑप्शन है मध्यमान। सही आंसर क्या है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मध्यमान। निम्नलिखित में से कौन विचलनशीलता से संबंधित नहीं है, तो मध्यमान जो होता है वो आपका विचलनशीलता से संबंधित नहीं होता है। बाकी चतुर्थक विचलन, मध्यमान विचलन, प्रामाणिक विचलन, ये सभी जो है विचलनशीलता से पूरी तरीके से संबंधित है, लेकिन मध्यमान आपका संबंधित नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक होता है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है प्रभाव गुणक, बी ऑप्शन है एच इंडेक्स, सी ऑप्शन है जी इंडेक्स, और यहाँ पर डी ऑप्शन है 10 इंडेक्स। तो सही आंसर क्या है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का इन चारों विकल्पों में से कौन सूचक होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका प्रभाव गुणक। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का इन चारों विकल्पों में से कौन सूचक है, तो प्रभाव गुणक जो है इसका सूचक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बेहतर शोध नैतिकता से अभिप्राय क्या है, इन चारों में से आपको बताना है। पहला है कि अपनी शोध प्रायोजित कंपनी में आधारित शेयरों यानी कि स्टॉकों को प्रकट न करना। बी ऑप्शन है केवल किसी पीएचडी यानी कि शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या सौंपना। सी ऑप्शन है किसी शैक्षिक पत्रिका की समीक्षा करने के लिए शोध पत्र में गोपनीय आंकड़ों पर अपने सहयोगियों से चर्चा करना। और डी ऑप्शन है एक ही शोध पांडुलिपि को एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए प्रस्तुत करना। तो चारों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है कि बेहतर शोध नैतिकता से क्या अभिप्राय है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल किसी पीएचडी यानी कि शोध छात्र को ही विशेष शोध समस्या को सौंपना। ये आपका बेहतर शोध नैतिकता का अभिप्राय है इन चारों विकल्पों में से। तो आशा करता हूं कि मैंने जो 25 क्वेश्चन आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से यानी कि शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट से कंप्लीट कराया वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज के इस क्वेश्चन का जो लेवल होगा इजी टू मॉडरेट होगा, यानी इसके बीच में ही क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ही रहेगा और ईजी रहेगा। कई क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि एक लाइन में भी कई सारे मैंने क्वेश्चन आपको कराए और इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि आप जो अभी एग्जाम हुए 2020 में अलग अलग शिफ्टों में, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से ऐसे भी पूछे गए हैं जो 1 से 2 लाइन में हैं। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जाते हैं। कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निष्कर्ष वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस प्रकार के भी प्रश्नों को मैंने कराया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ऐसा नहीं कि मैंने उस प्रकार के प्रश्नों को आपको नहीं कराया। तो हर तरह के प्रश्नों को मैं करा रहा हूं कि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी के साथ बना लें। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।